हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और हम आगे की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। देखिए, फिर अभी तक के वीडियो में हमने आपको ये बताया कि ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, रिलेशंस क्या होते हैं, रिलेशंस की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कैसे हम रिलेशंस को आइडेंटिफाई करते हैं, उनके रिप्रेजेंटेशंस क्या क्या होते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, आरो डायग्राम, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस, ये सब हमने आपको बताया। फिर हमने आपको फंक्शंस का बेसिक इंट्रोडक्शन दिया, फिर बताया डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, और उसके बाद डोमेन और रेंज कैलकुलेट करना हमने बताया। देखिए, डोमेन सिंपल है, फंक्शन की इनहेरेंट रेस्ट्रिक्शंस की वजह से जिन वैल्यूज को हम एक्स की जगह नहीं पुट कर सकते वो हमारा डोमेन हो जाता है, और इन वैल्यूज को हटाने की वजह से फंक्शन की कोडोमेन सेट से जो वैल्यूज हम नहीं अटेन कर पाते हैं उसको हम हटा के जो सेट बचता है उसको रेंज बोल देते हैं। सिंपल, वेरी सिंपल। और कैलकुलेट करने के तरीके होते हैं, लीनियर फंक्शंस का बहुत इजी होता है। और अगर हायर फंक्शंस में जाइए, जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स वगैरह में चले जाइए, तो उनकी रेंज निकालने के तरीके होते हैं। हमने कुछ फंक्शंस के बताए थे, एनसीईआरटी में तो ज्यादा दिया नहीं है। 12th क्लास में आपको हम डिटेल में पढ़ा देंगे, और यदि आपको अभी से पढ़ना हो तो हमारे 12th क्लास के जो रिलेशंस एंड फंक्शंस के वीडियोस हैं उसको आप देख लीजिएगा। उसमें आपको इन डिटेल पढ़ाया गया है कि किस फंक्शन की कैसे रेंज कैलकुलेट की जाती है, कौन सा फंक्शन एप्लीकेबल होता है, तो क्या होता है। लेकिन अभी हम इस क्लास में हम आपको बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे, इनइक्वालिटीज के रूल्स बताएंगे और ग्राफ्स एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं कि ग्राफ बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं और उनके ग्राफ्स क्या होते हैं। बेसिक फंक्शंस वो होते हैं बच्चों जो कि मिलके किसी बड़े फंक्शन को जनरेट करते हैं। बेसिक फंक्शन जैसे एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, मॉड एक्स है, रूट एक्स है, लॉग एक्स है, ये बेसिक फंक्शंस हैं। लॉग बेसिक फंक्शन, स्क्वायर बेसिक फंक्शन, रूट बेसिक फंक्शन। ऐसा नहीं कि रूट 3-4 फंक्शंस को मिला के बना हुआ है, रूट अपने आप में एक फंक्शन है। मतलब ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ फंक्शंस है। मतलब सर्टेन फंक्शंस व्हिच हैव बीन इनिशियली डिफाइंड कि भैया रूट का मतलब ये होता है, स्क्वायर का मतलब ये होता है, लॉग का मतलब ये होता है, एक्सपोनेंशियल का मतलब ये होता है। इन्हीं को कंबाइन करके एक्स स्क्वायर प्लस ई टू द पावर एक्स बन जाता है आपका फंक्शन। ठीक, चलिए तो ये हुई आपकी बेसिक फंक्शन। तो यही जो बेसिक फंक्शंस है ना, इन्हीं को हम पढ़ेंगे, इनके ग्राफ्स देखेंगे, ताकि जब हम ग्राफ्स को फंक्शंस को कंबाइन करें तो सो दैट वी विल बी एबल टू प्रेडिक्ट द बिहेवियर ऑफ फंक्शन इन एज अ होल। अब आते हैं कि देखिए एनसीईआरटी में हम कभी भी ये नहीं कहते कि पूरा नहीं दिया गया। एनसीईआरटी में दिया सब कुछ जाता है, इंपॉर्टेंस उतनी नहीं दी जाती है, दिक्कत यही होती है। जैसे आप ग्राफ्स देखेंगे तो 3-4 पन्ने में सारे ग्राफ्स एक्सप्लेन कर दिए गए फटाफट, और उसके बाद एक्सरसाइज दे दी गई है, और उतने ज्यादा क्वेश्चंस पूछे नहीं गए हैं। बट एग्जाम्पल आप उठाएंगे तो काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं। और जब 12th में जाएंगे तो सारी जो छोटी छोटी चीजें इन 5 पन्नों में लिख दी गई हैं, ये काफी इलैबोरेट ढंग से पूछी जाती हैं। खास करके जब आप एरिया अंडर कर्व वगैरह पढ़ते हैं तो हाँ, आपको ग्राफ्स वगैरह बनाने पड़ते हैं, तो आपको ग्राफ्स का आइडिया होगा, तभी आप एरिया अंडर कर्व निकाल पाएंगे। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, कहां से कहां तक नहीं इंटीग्रेट करना है, कौन सा एरिया हटाना है, ये सब ग्राफ्स आपको क्लियर होगा तो ही आप कर पाएंगे। तो अभी हम थोड़ा डिटेल में पढ़ाएंगे आपको, ताकि आगे के लिए आपका मार्ग प्रशस्त हो जाए। प्रशस्त मतलब क्लियर हो जाए, आगे जाके आपको कोई दिक्कत ना हो कि भाई इसके में क्या करना है, कहां पढ़ा ही नहीं है। ठीक, तो जो चीज है एनसीईआरटी में दी गई हैं उनको अच्छे से पढ़िएगा, और जो हम पढ़ाएंगे उसको भी अच्छे से पढ़िएगा, और इन सबको मिलकर हम लोग आगे तक की पढ़ाई कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं कि जैसे जो फंक्शन, मान लीजिए सपोज करिए आपने कोई फंक्शन लिया, अब उस फंक्शन का ग्राफ बन सकता है, डेफिनेटली बन सकता है। डिफाइंड होगा नहीं होगा अलग चीज है, किधर डिफाइंड होगा किधर नहीं डिफाइंड होगा अलग चीज है, लेकिन ग्राफ बनेगा, हर फंक्शन का ग्राफ बन जाएगा। अब आते हैं कि इन ग्राफ्स को हम कैटेगराइज कैसे करें। मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ ग्राफ्स। अब कहेंगे सर आप तो ग्राफ पढ़ा दे, ग्राफ्स का क्लासिफिकेशन व्हाट द हेल इट इज, इसका क्या मतलब है? इसका बहुत इंपॉर्टेंट मतलब है। ये चीज ग्राफ्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस ग्राफ्स सेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक, इसमें हम आगे के ग्राफ्स भी पढ़ाएंगे, लेकिन पहले हम ये सीखेंगे कि ग्राफ्स कितने टाइप के होते हैं। भाई पढ़ क्यों रहे हो?
पढ़ इसलिए रहे हो कि ग्राफ जब आएगा आपके सामने, फंक्शन आपके सामने आएगा, तो आपको ये पता चल जाना चाहिए भैया कि रेंज पे क्या इफेक्ट डालेगा। सपोज करिए हमने कहा कि x1 इज लेस देन x2, अच्छा नहीं ऐसा नहीं, चलिए नंबर्स ले लेते हैं हम, 2 इज लेस देन x इज लेस देन 5। ये है, ये तो x की रेंज दी हुई है ना, x की रेंज दी हुई है। अब इसके ऊपर अगर हम कोई फंक्शन लगाते हैं, अब इसके ऊपर हम कोई फंक्शन लगाते हैं तो ये फंक्शन की डोमेन हो जाएगा। लेकिन हमें रेंज किसकी निकालनी है? फंक्शन की निकालनी है। तो फंक्शन की रेंज निकालने के लिए यहां पर हम क्या करते थे? y जनरेट करते थे और फिर हम कहते थे कि y ही क्या होता है आपका? fx होता है, और उसके बाद यहां पर एक वैल्यू आएगी, यहां पर एक वैल्यू आएगी। ठीक, तो ये बताइए यहां से यहां तक का जो सफर है, यहां से यहां तक का जो सफर है, क्या यही हमारा टारगेट है? इज दिस आवर टारगेट? ये ग्राफ वाफ जो भी है, मतलब मोहमाया जो भी हम पढ़ रहे हैं, ये सारी मोहमाया हम क्यों पढ़ रहे हैं? इसी के लिए पढ़ रहे हैं भाई। अब पढ़ते हो, लिखते हो, जॉब करते हो, क्यों? पैसा कमाने के लिए। उसी तरीके से हम ग्राफ पढ़ेंगे, इनइक्वालिटीज पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे? रेंज निकालने के लिए। ठीक, फंक्शन की एप्लीकेशंस को देखने के लिए। चलिए, तो आपसे कोई ग्राफ बनवाने के लिए नहीं पूछता भैया इसका ग्राफ बना दो, आईटीजे में कभी नहीं पूछेगा, गलती से भी नहीं पूछेगा। चलिए, तो देखिए जैसे हम इसका एक एग्जांपल भी दे देते हैं। सपोज करिए यह है आपका, तो अब हम कैसे पता करें कि अगर हमने इसके ऊपर अगर स्क्वायर फंक्शन लगा दिया तो ये फंक्शन कहां से कहां तक लाई करेगा, तब इसकी रेंज क्या हो जाएगी? तो आप कहेंगे ठीक है, सीधे स्क्वायर कर देते हैं। 4 इज लेस देन एक्स स्क्वायर इज लेस देन 25। चलो, एक्स स्क्वायर की रेंज आ गई 4 से 25 तक। वेरी गुड, बहुत अच्छा। लेकिन क्या आप ये चीज हमेशा कर सकते हैं? क्या आप, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या ये चीज हमेशा होगी? आंसर है नहीं। तब क्वेश्चन आता है कि अगर नहीं तो क्या? स्क्वायर के केस में सही है, लेकिन अगर नहीं सही है तो क्या? उसके लिए ही ये पढ़ा जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ ग्राफ्स। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और इसको समझ लिया तो लाइफ जिंगा लाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ग्राफ्स में देखिए, टोटल आपको 5 टाइप के ग्राफ पढ़ने हैं, जिसमें 4 आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। एक बस ऐसे भाई क्लासिफिकेशन में आ गया है तो आ गया है, क्या कर सकते हैं? फर्स्ट वन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक, हम बताएंगे कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इसमें हम क्यों बांटते हैं फंक्शंस को, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। बट फर्स्ट लेट्स सी ऑल 5 कैटेगरीज। सेकेंड, इंक्रीजिंग फंक्शन, मतलब एक तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और एक केवल इंक्रीजिंग है। तीसरा, अब 2 इंक्रीजिंग में आए हैं तो 2 किस में आएंगे? डिक्रीजिंग में आएंगे। तो एक है आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। चौथा, अब एक में से स्ट्रिक्टली हटा दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, पांचवा वो होता है भाई जिसको हम कैटेगराइज ही नहीं कर पाते हैं, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। ये चारों इंपॉर्टेंट हैं, और जो 5वां वाला है इसमें हमें रेंज मतलब डोमेन की पार्ट्स निकालने पड़ते हैं, जिसमें ये फंक्शन इंक्रीजिंग में जाएगा या डिक्रीजिंग में जाएगा, और अकॉर्डिंगली हम लोग उसकी वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। सो द मेन पॉइंट इज कि आपको क्लासिफाई करना सीखना है कि जो फंक्शन आपको इन्वॉल्व किया गया है
जो फंक्शन आपका इन्वॉल्व किया गया है वो फंक्शन है कैसा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग या कुछ भी नहीं। ठीक, अगर आप ये क्लासिफाई कर ले गए तो आप किसी भी फंक्शन की, मेरी बात मानिए, किसी भी फंक्शन की डोमेन आप इजीली निकाल लेंगे। इजीली मतलब एकदम चुटकियों में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं एक एक करके इन फंक्शंस को देखना और कैसे हम इन फंक्शंस की प्रॉपर्टीज को यूज कर पाएंगे अपनी रेंज निकालने में, अपनी नहीं सॉरी फंक्शन की रेंज निकालने में। हम लोगों को तो अपनी रेंज पता ही होती है। कहोगे सर ह्यूमन बीइंग्स की क्या रेंज होती है, जिसको शुद्ध हिंदी में औकात कहते हैं ना, वही होती है रेंज। भाई मैं 1 घंटे में 10 सवाल लगा सकता हूं, मैं 1 घंटे में 100 सवाल लगा सकता हूं, मैं 1 घंटे में 1000 सवाल लगा सकता हूं, ये मेरी रेंज है। ठीक, वैसे ही सबकी रेंज होती है। औकात का हमेशा गलत मतलब ही निकालना अच्छी बात नहीं है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन पहला वाला, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या फंक्शन, ध्यान रखिएगा क्लासिफिकेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक, यू कैन नॉट प्ले अराउंड विद दिस। ग्राफ्स पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ग्राफ्स पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्यों पढ़ रहे हैं ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, और ये उसी क्यों का आंसर है। एनसीईआरटी में ये क्यों नहीं दिया गया है, ये क्यों आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जब आप एओडी पढ़ेंगे क्लास 12th में तब समझ में आएगा कि क्यों पढ़ना जरूरी है। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, नाम खुद सजेस्ट कर रहा है, नाम खुद चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि भाई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब ये फंक्शन इंक्रीज करता है। अब इंक्रीज करने का क्या लॉजिक है, जैसे मैं ये कहूं कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रिलेटिव टर्म है, इंक्रीजिंग रिलेटिव टर्म है। जैसे मैं धनी होता गया, मेरे पास पैसा आता गया, तो पैसा बढ़ रहा है। ठीक, इंक्रीजिंग अच्छी बात। मेरा कर्जा बढ़ता जा रहा है, माई लोन इज इंक्रीजिंग, बुरी बात। ठीक, तो लोन इज इंक्रीजिंग मींस मनी इज डिक्रीजिंग। तो किधर से आप किस चीज के रिस्पेक्ट में आप कैलकुलेट कर रहे हैं, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की डेफिनेशन है। लेकिन मैथमेटिक्स में हम रिलेटिव टर्म्स को बिल्कुल वैल्यू नहीं देते हैं कि भाई हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखोगे तो मेरे लिए पैसा बढ़ रहा है तो मैं अमीर, मेरे फ्रेम ऑफ साधु के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखोगे तो मेरा संतोष बढ़ रहा है तो मैं अमीर। ठीक, और कुछ नल्ले लोगों की फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट फंक्शन। तो बात यही होती है कि भाई मैथमेटिक्स में आप ऐसा नहीं कर, मैथमेटिक्स में एकदम फिक्स होता है। इन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब है कि एज एक्स इंक्रीजेस, एक्स क्या होता है आपका फंक्शन, आपको दिया होता है ना y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो जैसे जैसे हम इस x को बढ़ाते हैं y भी क्या करता है, बढ़ता जाता है। एज x इंक्रीजेस एफ एक्स ऑल्सो इंक्रीजेस। बेसिक जो पॉइंट है वो यही है कि इंक्रीजिंग फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मतलब जैसे जैसे आप x को बढ़ाएंगे फंक्शन की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ग्राफ देख लेते हैं। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है। ये हमारा x है, ये हमारा y है, ये हमारा माइनस इंफिनिटी x स्टार्ट होता है, ये प्लस इंफिनिटी पे जाता है, या माइनस इंफिनिटी y होता है, ये प्लस इंफिनिटी y पे जाता है। ठीक है, अब जैसे जैसे क्या बोला मैंने कि जैसे जैसे मैंने x को बढ़ाया y बढ़ना चाहिए। fx आप इसी में प्लॉट करते हैं, ये डोमेन, ये रेंज। ठीक, तो जैसे जैसे आप x को बढ़ाएंगे y की वैल्यू बढ़नी चाहिए। मींस
जैसे जैसे आप इधर से इधर की तरफ बढ़ेंगे ग्राफ इधर की तरफ उठना चाहिए, मीन्स समथिंग लाइक दिस, ऐसा हो, थोड़ा कम उठे, स्लोप आगे ज्यादा, कर्वेचर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये इंक्रीजिंग में जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए ग्राफ ऐसा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि डिक्रीजिंग हो गया, ये भी इंक्रीजिंग है, कर्वेचर चेंज हुआ है, लेकिन जैसे जैसे आप एक्स को बढ़ा रहे हैं वाई भी क्या कर रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो बेसिक क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है कि जैसे जैसे एक्स बढ़े वैसे वैसे वाई बढ़ना चाहिए। तो उस टाइप के फंक्शंस को हम कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस। इसमें अब ऑब्जर्वेशन, क्या ऑब्जर्वेशन, फंक्शन होता है तो हम डोमेन रेंज वगैरह देखते हैं, लेकिन अभी हम केवल ऑब्जर्वेशन देखेंगे कि सपोज करिए आपने 3 वैल्यूज एक्स की रैंडमली उठाई, x1, x2 और x3। हमने 3 रैंडम वैल्यूज उठाई हैं एक्स एक्सिस पे। तो क्या आप इन एक्स एक्सेस की पोजीशन देख के आप ये कह सकते हैं कि x1 इज लेस देन x2 इज लेस देन x3? कह सकते हैं या नहीं कह सकते? डेफिनेटली कह सकते हैं कि जितना आप नंबर लाइन पे पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ते जाएंगे उतना आपकी x की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ऐसा भी नहीं है कि कभी x1 x2 के बराबर हो जाएगा, नहीं, अगर इन दोनों के बीच में कोई गैप है they can never be equal, they have to be different and x2 has to be greater than x1 and x3 has to be greater than x2। क्लियर? ठीक, तो हम ये रिलेशन इजीली लिख सकते हैं। कैसे? ये x की वैल्यूज हैं, ये आपको दी रहेंगे, जैसे x लाइज बिटवीन 1 to 2, 3 to 4, -10 to -20। ठीक, तो वो दिया रहेगा नंबर में, वो आपको पता है कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है, और आप हमेशा ये लिख सकते हैं। ये आपने लिख लिया, ये है आपका y इज इक्वल टू, या यहां लिख देते हैं y इज इक्वल टू f ऑफ x का ग्राफ। अब चेक करते हैं कि फंक्शन की वैल्यूज पे क्या फर्क पड़ता है। x1 के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x1, ठीक, x2 के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x2 और x3 के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x3। ऑब्जर्वेशन, fx1 यहां लाई कर रहा है, fx2 यहां लाई कर रहा है, fx3 यहां लाई कर रहा है। बताइए क्या आप fx1, fx2 और fx3 के वैल्यूज के रिलेटिव वैल्यूज के बारे में कुछ कमेंट कर सकते हैं? रिलेटिव वैल्यूज से मेरा मतलब है कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो आप कहेंगे कि भाई y एक्सिस माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी जा रही है, इट मींस हम जितना ऊपर जाएंगे उतनी fx की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक, जितना दो दोस्त मिलेंगे उनकी दोस्ती बढ़ती जाएगी। तो ये हो गया आपका। तो हम ये कहेंगे कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो अगर आप 3 इस टाइप के नंबर्स पे वो फंक्शन लगाते हैं तो हम ये कहेंगे कि fx1 की वैल्यू सबसे कम होगी, fx2 की वैल्यू उससे ज्यादा होगी, और fx3 की वैल्यू जो कि सबसे बड़ा नंबर है सबसे बड़ी वैल्यू होगी। मींस अगर आप फंक्शन के ग्राफ को क्लासिफाई कर ले गए कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, हमेशा बढ़ ही रहा है, तो आप fx1 की रेंज बता पाए। ठीक, चलिए एग्जाम्पल के तौर पे हमको पता है कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये होता है, एक्स स्क्वायर का पॉजिटिव एक्स के लिए, नेगेटिव के लिए हम एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ढूंढ रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि भाई ये होता है। तो अगर हमने पॉजिटिव में 2 नंबर्स लिए कि 2 इज लेस देन x इज लेस देन 5, अभी हमने एग्जांपल लिया था, फंक्शन इंक्रीजिंग है
तो स्क्वायर कर देंगे तो क्या आएगा, 2 स्क्वायर इज लेस देन x स्क्वायर इज लेस देन 5 स्क्वायर। मतलब अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो जो इनइक्वालिटी होती है वही मेंटेन करती है फंक्शन लगाने के बाद। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसमें याद रखने वाली कौन सी बात है, इसमें याद रखने वाली बात यह है कि इफ fx इज an strictly increasing function, then inequality maintains itself। मतलब जो भी इनइक्वालिटी x में होल्ड करती है वही fx में भी होल्ड करेगी। पॉइंट टू बी नोटेड बच्चों, पॉइंट टू बी नोटेड कि अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो फंक्शन लगाने के बाद इनइक्वालिटी मेंटेन कर जाएगी, इनइक्वालिटी वही रह जाएगी, इनइक्वालिटी वही रह जाएगी। ठीक, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं पहले वाले में। अब इस दूसरे बाकी सब में हम इतना टाइम नहीं लेंगे, तो बाकी सब सिंपल है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सेकंड है स्ट्रिक्टली हटा दीजिए, मींस इंक्रीजिंग फंक्शन, इसको हम नहीं हटा रहे हैं। अगर केवल इंक्रीजिंग फंक्शन लिखा हुआ है इसका मतलब है अभी भी कि एज वैल्यू ऑफ x increases fx increases or maintains its value। कहेंगे सर क्या मतलब, मतलब ये हमारी y एक्सिस, ये हमारी x एक्सिस। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब है कि x को बढ़ाया तो y को बढ़ना ही है, x को बढ़ाया तो y को स्ट्रिक्टली बढ़ना ही है। मतलब जैसे ही जितना थोड़ा चेंज करोगे तो y में भी थोड़ा या बहुत चेंज आना ही आना है। लेकिन अगर केवल इंक्रीजिंग फंक्शन की बात करें, केवल इंक्रीजिंग फंक्शन की बात करें तो भैया ई नहीं होता है। इसमें हम कहते हैं कि जैसे जैसे आप x को बढ़ाते हैं या तो फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी या मेंटेन करेगी, डिक्रीज नहीं करेगी, कम नहीं होगा फंक्शन। बुझो, मतलब जैसे जैसे आप x को बढ़ाते हैं फंक्शन बढ़ता है या कांस्टेंट रहता है या बढ़ जाता है। जैसे जैसे आप x को बढ़ाओगे फंक्शन बढ़ता जाएगा या मेंटेन करेगा। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, क्यों? क्योंकि इस पोर्शन में ग्राफ इंक्रीज नहीं कर रहा है, लेकिन कभी भी डिक्रीज नहीं करता। हम इसको भी मिटा ही देते हैं, लिखने के आलस में बच्चों को कंफ्यूजन होता रहेगा। चलिए, तो फंक्शन डिक्रीज नहीं करता है। मतलब आपने 4 x ले लेते हैं, मान लीजिए x1 x2 x3 x4। ये बताइए एक्स एक्सिस पे इन पॉइंट्स की पोजीशनिंग को देख के, एक्स एक्सिस पे इन पॉइंट्स की पोजीशनिंग को देख के कैन यू से एनीथिंग? क्या आप कुछ कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। आप कहेंगे एकदम सर, हम तो एकदम स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकते हैं कि इनकी वैल्यूज के बीच में क्या रिलेशन होल्ड करेगा। तो हम कहेंगे बता दीजिए। तो आप कहेंगे देखिए सर, x1 इज टू द एक्सट्रीम लेफ्ट, मींस देखिए लेफ्ट हमारा इस तरीके से मतलब है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं लेफ्ट में राइट में ऐसे अलग हो जाएगा। तो x1 इज टू द एक्सट्रीम लेफ्ट मींस ये सबसे छोटा होगा, x2 उसके बाद में है तो उससे बड़ा होगा, x3 उसके बाद में है तो उससे बड़ा होगा, x4 उससे बाद में है। ओहो, चलिए कोई बात नहीं, चौक ने धोखा दे दिया।
x4 वो सबसे लास्ट में है तो वो सबसे बड़ा होगा। डन, वेरी गुड, वी आर वेरी हैप्पी। लेकिन अभी हैप्पी होने से कोई फायदा नहीं भैया, ये तो छोटा बच्चा भी बता सकता है कि अगर इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव है तो जैसे जैसे इधर बढ़ोगे वैसे वैसे इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। लेकिन टारगेट हमारा क्या है? हमारा टारगेट है fx की वैल्यूज के बारे में कमेंट करना, fx की वैल्यूज के बारे में कमेंट करना। अब बताइए, पहले यहां देखते हैं fx की वैल्यूज। यह है आपका fx1, यह है आपका, चलिए तो x एक्सिस पे लाई कर गया, और ये भी है आपका, ये दोनों चीज हैं। ये जो पॉइंट है आपका fx2 भी है, fx3 भी है, और ये जो पॉइंट है आपका ये है आपका fx4। यहां पर हमने 4 वैल्यूज लिखी हैं, fx1, fx2, fx3 एंड fx4। बताइए इनइक्वालिटी क्या करेगी? इनइक्वालिटी क्या करेगी? तो इनइक्वालिटी अभी भी मेंटेन ही करेगी, बस एक छोटा सा बदलाव आ जाएगा। क्या बदलाव आएगा कि भाई देखो, जैसे जैसे आप x को बढ़ा रहे हो फंक्शन या तो बढ़ रहा है या मेंटेन कर जा रहा है, मींस कम तो नहीं होगा ना, मतलब इनइक्वालिटी स्टिल मेंटेन्स। लेकिन अगर फंक्शन बीच में कभी ऐसा हो रहा है कि कांस्टेंट हो जा रहा है तो हम ये कहेंगे कि भाई ये भी तो हो सकता है कि फंक्शन की वैल्यू बढ़ ही ना हो, बराबर ही रह गई हो। जैसे आप इसके बीच में कोई भी x उठा लीजिए, सब पे वैल्यू क्या मिलेगी? fx2 ही मिलेगी। तो हम कहेंगे कि यहां पर आप टू बी ऑन द सेफर साइड इक्वालिटी भी लगा दीजिए। इक्वालिटी लगाने का मतलब कि जैसे जैसे आप x को बढ़ाएंगे, जैसे जैसे आप x को बढ़ाएंगे fx या तो बढ़ सकता है या मेंटेन कर जाएगा, या तो बढ़ेगा या उतना ही रहेगा, या तो बढ़ेगा या उतना ही रहेगा। और इन अनदर वर्ड्स हम ये कहते हैं कि भाई इनइक्वालिटी मेंटेन कर जाती है। दो ही चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं कि इनइक्वालिटी को रिवर्स करना है या मेंटेन करना है। तो हम कहेंगे कि इन दिस केस if fx is increasing, inequality maintains itself but equality may also occur। मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है केवल, तो इनइक्वालिटी मेंटेन करेगी या इक्वालिटी भी हो सकती है। फंक्शन इक्वालिटी में भी जा सकता है। ये हो गया आपका स्ट्रिक्टली केवल इंक्रीजिंग फंक्शंस का। अब आगे बढ़ते हैं कि अगर फंक्शन आपका डिक्रीजिंग में गया, किस में गया? डिक्रीजिंग में, तो क्या होगा? तो डिक्रीजिंग में जब आपका फंक्शन जाएगा बच्चों, तो आई होप कि आप लोग अब यह अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या होना चाहिए। मींस सोचिए कि अगर इंक्रीजिंग में हमने ये लिखा था तो डिक्रीजिंग में क्या होना चाहिए? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। सोच लिया, दिमाग पे जोर डाल लिया, बुद्धि खुली? खुल गई हो तो अच्छी बात है, नहीं खुली हो तो हम बता देते हैं। अगर इस फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाता है, इसका मतलब यह होता है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स जो आपका फंक्शन है, जैसे जैसे आप x को बढ़ाते हैं फंक्शन क्या हो जाता है? डिक्रीज करने लगता है। और इनवर्ड्स एज x इंक्रीजेस
एफ एक्स डिक्रीजेस। जैसे जैसे आप एक्स को बढ़ाते हैं एफ एक्स की वैल्यू कम होती जाती है। कुछ इस तरीके से, मतलब इसके तरह तरह के वेरिएशंस होते हैं, लेकिन सम व्हाट लाइक दिस। ये एक स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, कॉन्केव अप भी हो सकता है, कॉन्केव डाउन भी हो सकता है, डजंट मैटर। बट द थिंग दैट मैटर्स इज कि ये हमेशा होल्ड करेगा। जैसे जैसे आप एक्स को बढ़ाएंगे एफ एक्स की वैल्यू कम होती जाएगी। सपोज करिए हमने 3 पॉइंट्स लिए, x1, x2 और x3। x1 पे x की वैल्यू fx1, x2 पे fx की वैल्यू fx2 और x3 पे fx की वैल्यू fx3। बताओ क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? जैसे जैसे हम x को बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे fx की वैल्यू गिरती जा रही है। ये शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट का ग्राफ होगा कोरोना पैंडेमिक के टाइम में। ठीक, शेयर मार्केट गिरता जा रहा है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है ग्राफ की वैल्यू, फंक्शन मनी की वैल्यू गिर रही है। चलिए, तो हम ये कहेंगे कि अगर इस टाइप का फंक्शन का ग्राफ है, इस टाइप का फंक्शन का ग्राफ है, तो एक्स में क्या रिलेशन बनेगा? एक्स में क्या रिलेशन बताइए। ऑब्जर्वेशन। x1, x2, x3 में तो अभी भी वही रिलेशन होल्ड कर रहा है। x1, x2, x3 में तो अभी भी वही रिलेशन होल्ड कर रहा है, लेकिन बालकों, लेकिन आप fx1, fx2 और fx3 इनके बारे में क्या कहेंगे? इनके बारे में हम ये कहेंगे कि जो x1 सबसे छोटा है, जो x सबसे छोटा है, उस पे fx की वैल्यू सबसे बड़ी है। ठीक, मतलब fx1 की वैल्यू fx2 से बड़ी है और fx2 की वैल्यू fx3 से बड़ी है। दिख रहा है ना? चलिए, तो fx1 सबसे बड़ा, fx2 उससे बड़ा छोटा और fx3 सबसे छोटा, जबकि x1, x2, x3 में उल्टा रिलेशन होल्ड कर रहा था। ध्यान दीजिए क्या हुआ ये कि इफ फंक्शन इज डिक्रीजिंग then inequality reverses। इनइक्वालिटी क्या हो जाती है? रिवर्स कर जाती है। अब कहेंगे सर एग्जाम्पल दीजिए। चलिए, एग्जाम्पल के तौर पे हमने एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ पहले आपको बताया था। अगर एक्स निगेटिव होता है तो ऐसा ग्राफ होता है ना, इसका अभी बनवाएंगे, डोंट वरी। एक्स स्क्वायर का पूरा ग्राफ ये होता है। पॉजिटिव वाला सेक्शन हमने तब कंसीडर किया था जब इंक्रीजिंग की बात थी, जब डिक्रीजिंग की बात हो रही है तो हम पॉजिटिव वाला छोड़ दे रहे हैं। अब मान लीजिए यहां से आपने 2 नंबर्स उठाए, तो ये बड़ा ये छोटा। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा -5 इज लेस देन x इज लेस देन -2। क्या ये सही लिखा है हमने? -5 -2 से छोटा होता है, बिल्कुल सही इनइक्वालिटी है। लेकिन अगर हम इसको स्क्वायर कर दें, तो ये क्या बनेगा? -5 का स्क्वायर 25, x का स्क्वायर x स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4। अब बताओ, अगर हम यही इनइक्वालिटी यहां लिख दें, तो क्या ये सही होगा? स्क्वायर करने के बाद क्या वही इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है? स्क्वायर करने के बाद क्या वही इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है? जी नहीं, स्क्वायर करने के बाद ये इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है। भाई अब ये तो नहीं कहोगे ना कि एक्स स्क्वायर 25 से बड़ा है और 4 से छोटा है। क्या लॉजिक है? एक्स स्क्वायर 25 से बड़ा और 4 से छोटा। नो,
नो 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 नो, ये -5, ये -2, तो ये कहां से कहां तक लाई करेगा? 4 से 25, 4 से छोटा 25 से बड़ा, तो इसकी रेंज से बाहर चला गया। ठीक, तो इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आपका फंक्शन डिक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी को क्या कर दीजिए? रिवर्स कर दीजिए। इनइक्वालिटी को क्या कर दीजिए आप? रिवर्स कर दीजिए। ठीक, अब इसमें एक और आता है डिक्रीजिंग फंक्शन। आपको अब समझ में आ ही गया होगा कि क्या करना है इस केस में। इस केस में आपको एक इक्वालिटी का साइन अलग से इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ताकि हम उस संभावना को भी कवर अप कर लें जो कि कभी कभी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल डिक्रीजिंग फंक्शंस, फोर्थ, डिक्रीजिंग फंक्शंस। इसमें हम कहते हैं कि एज x increases fx में fx decreases और maintains its value। ग्राफ कैसा बनेगा भाई? डिक्रीज तो करना ही करना है, पर कभी कभी कांस्टेंट भी हो जाएगा। ठीक, 3x ले लीजिए या 4 ले लीजिए, x1, x2, x3, x4। बताओ fx1 सबसे बड़ा, fx2 और fx3 दोनों, fx2 इज इक्वल टू fx3 दोनों बराबर, और fx4 सबसे छोटा। ठीक, तो ऑब्जर्वेशन क्या मिला हमको कि अगर आपका फंक्शन केवल डिक्रीजिंग वाली कैटेगरी में लाई कर गया, तो यदि आपके x1 इज लेस देन x2 इज लेस देन x3 इज लेस देन x4 है, तो हम ये कहेंगे कि भैया ये वैसी वैसा होता है। अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो आप उल्टा भी लिख सकते हैं, उल्टा भी कर सकते हैं। तो हम कहेंगे कि fx1 की वैल्यू, fx2 की वैल्यू, fx3 की वैल्यू, fx4 की वैल्यू, इन सब में इनइक्वालिटी का साइन तो रिवर्स कर जाएगा। मतलब जो x जितना छोटा उसके x स्क्वायर की वैल्यू उतनी बड़ी, x स्क्वायर नहीं, उसके fx की वैल्यू। x स्क्वायर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों होता है, अभी देखेंगे हम लोग। लेकिन पॉसिबिलिटी ये है कि कभी कभी ये बराबर भी हो सकता है। तो हम क्या करते हैं कि भाई टू बी ऑन द सेफर साइड एक इक्वालिटी लगा देते हैं। तो हम इसमें कहते हैं कि एज इफ fx is a decreasing function, then inequality reverses or maintains itself। क्या करती है? या तो रिवर्स कर जाएगी या मेंटेन कर जाएगी। ठीक, अब कहेंगे सर इनइक्वालिटी आप हमेशा लिखेंगे। देखिए इनइक्वालिटी हम इस हर जगह इसलिए लगा देते हैं कि भाई इसका मतलब है कि fx1 या तो बड़ा है या बराबर है, fx1 या तो बड़ा है या बराबर है, fx2 या तो बड़ा है या बराबर है, fx3 या तो बड़ा है या बराबर है, fx4 या तो बड़ा है या बराबर है। तो इसमें दोनों केसेस कवर हो जाते हैं। तो अभी तक हमने ये सीखा कि अगर फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी मेंटेन कर जाएगी। अगर आपका फंक्शन केवल इंक्रीजिंग है तो इक्वालिटी के साथ मेंटेन कर जाएगी, और अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी रिवर्स कर जाएगी, और अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो रिवर्स कर जाएगी, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है मतलब केवल डिक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी रिवर्स तो करेगी ही, लेकिन एक इक्वालिटी का साइन भी आ जाएगा। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। फंक्शन इंक्रीजिंग तो x1 is less than x2 implies that
f of x1 is less than or equal to f of x2। फंक्शन इंक्रीजिंग है या मतलब ऐसा बनाएंगे हम, इंक्रीजिंग या कांस्टेंट वाला है, यहां पे इक्वलिटी नहीं लगेगी। x1 is less than x2 implies that f of x1, अब यहां पर इक्वालिटी भी आ सकती है तो हम कहेंगे भाई हमें ये तो पता नहीं है कि फंक्शन का बिहेवियर कैसा है, तो हम इक्वालिटी लगा देते हैं। ऐसे ही दो केसेस होते हैं, अगर फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है तो हम कहेंगे कि x1 is less than x2 implies that fx1 is greater than fx2। इक्वालिटी को क्या कर दोगे आप, रिवर्स कर दोगे, यहां क्या करोगे, मेंटेन करके रखोगे। और अगर फंक्शन आपका डिक्रीजिंग कांस्टेंट टाइप का है तो हम कहेंगे x1 is less than x2 implies that f of x1 या तो बड़ा हो जाएगा या बराबर हो जाएगा। इनइक्वालिटी इन दोनों केस में मेंटेन कर जाती है, इन दोनों केस में रिवर्स कर जाती है। केवल यही आपको समझना है क्लासिफिकेशन ऑफ ग्राफ्स में। क्लासिफिकेशन ऑफ ग्राफ्स में आपको मात्र इतना ही समझना है। और दूसरी चीज पांचवा वाला भी हम लिख देते हैं, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें ग्राफ के बारे में आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, मतलब कुछ इस टाइप का ग्राफ कभी इंक्रीज कर रहा है कभी डिक्रीज कर रहा है। मतलब अगर इसके इधर की बात करें तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, यहां से यहां तक फंक्शन डिक्रीजिंग है, उसके बाद फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया। तो फिर इस केस में आपको क्या करना होता है, इतना बांटो इनइक्वालिटी मेंटेन करो, इतना बांटो इनइक्वालिटी रिवर्स करो, और इतना बांटो और इनइक्वालिटी मेंटेन करो। इसमें आपको ब्रेक करना पड़ेगा। तो ये केस उतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट शुरू के 4 केसेस हैं, वो समझ में आ गया तो ये तो कर ही लेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल 4 केसेस होता है, ठीक। तो ये है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ग्राफ्स, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि ये रेंज कैलकुलेट करने के साथ साथ बहुत कुछ के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। ग्राफ्स तो समझना आसान है, अगले वीडियो से विल बी स्टार्टिंग विद द ग्राफ्स ऑफ सम बेसिक इंपॉर्टेंट फंक्शंस, ठीक है। तो चलिए अभी के वीडियो के लिए इतना काफी है। हाँ, बिफोर वी डिपार्ट प्लीज लेट मी रिमाइंड यू, please subscribe to our channel, like our videos and download our application from Play Store. Thank you very much. See you in the next video. Bye bye.